हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की डिस्कशन को फ्रॉम द बुक ऑफ पूनम दलाल दहिया। एंड इस लेक्चर में बात करेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। यानी कि अगर हमें उन लिटरेट सोसाइटीज़ के बारे में जानना है जहाँ पर रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं एंड प्लस हम उन रिटन रिकॉर्ड्स को डिसाइफर भी कर सकते हैं, तो हमारे पास सोर्सेज क्या हैं इतिहास को जानने के लिए, जिसकी लिखी हुई नकाशी, उनके अंदर लिखे हुए शब्द हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिल्कुल इस चीज़ों में अभी शुरू शुरू में श्रेया प्रान्या जो भी है, आप लोग हिस्ट्री अगर सुन रहे हो तो बोर नहीं होना है। शुरू शुरू में आपको ये चीज़ें काम आएंगी, आपका बेस डेवलप होगा, धीरे धीरे करके आपको वो प्रॉपर जो कहानी है हड़प्पा वाली अशोका वाली वो भी बहुत समझ में आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरीके के सोर्सेस हैं। एक है लिटरेरी सोर्सेस एंड दूसरे होते हैं नॉन लिटरेरी सोर्सेस। क्या फर्क हुआ? यानी कि क्या मैं इनको रिटन सोर्सेस कह सकता हूं? बताओ। एंड नॉन लिटरेरी को क्या कहूं? ये रिटर्न नहीं होते क्या? नहीं होते। ये रिटर्न हो सकते हैं या फिर ये कोई प्रॉपर तरीके से वस्तु भी हो सकती है जिसकी वजह से मुझे एक पर्टिकुलर एरा या एज के बारे में एक हिंट मिल जाए। जैसे सिक्के। अब सिक्कों का आपको कोई रिटर्न चीज बोलोगे? कॉइन्स क्या कोई रिटर्न चीज होती है? कॉइन्स के ऊपर हो सकता है कुछ लिखा हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि कॉइन्स के ऊपर कुछ लिखा ही हो। लेकिन सिक्के का मिलना, और वो भी सोने के सिक्के का मिलना, उसमें कोई तस्वीर बने होना, ये चीज तो दिमाग एक्टिवेट कर देगी ना हमारा, बीइंग आर्कियोलॉजिस्ट या बीइंग हिस्टोरियन, कि ये कोई ना कोई एज या एरा से रिलेटेड होगी ये चीज। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो हमने चीज पढ़ी कि जो सोर्सेस हैं, अब ये दो तरह के सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस भी फर्दर दो तरीके के हो सकते हैं। वो कैसे? एक रिलीजियस लिटरेचर हो सकता है एंड दूसरा सेकुलर लिटरेचर। मुझे फर्क बता सकते हो जरा ईशा कि रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर में फर्क क्या होता है? रिलीजियस है सेकुलर वर्ड में फर्क क्या होता है? कई लोग सोचते हैं कि सेकुलर ही रिलीजियस होता है। धार्मिक चीजों से जिसका लिंक है, जिसका ताल्लुक है, वो रिलीजियस लिटरेचर है। एंड जो नॉर्मल तरीके से रोजमर्रा के जीवन की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में बात करे, धर्म के टॉपिक को साइड रखते हुए, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग सेकुलर लिटरेचर। यहां पर सोसाइटल एंगल से सारी बातें होंगी, यहां पर भी हो सकता है होंगी, लेकिन यहां पर धर्म का एलिमेंट देखने को मिलेगा, यहां पर धार्मिक एलिमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से जर्नल बातें होंगी। ओके, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक करते हैं रिलीजियस लिटरेचर का। रिलीजियस लिटरेचर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सामाजिक परिस्थितियों पे और आर्थिक परिस्थितियों पे के बारे में टिप्पणी करता है रिलीजियस लिटरेचर। लेकिन धर्म का एलिमेंट वहां पर होता है, भले ही सोशल एलिमेंट हो, इकोनॉमिक एलिमेंट हो, लेकिन उनके साथ रिलीजन को जोड़ा जाएगा या फिर वो रिलीजियस कंटेक्स्ट के अंदर होंगी चीजें। या एक और मतलब होता है इसका, पता है क्या होता है? रिलीजियस टेक्स्ट होगा, रिलीजियस टेक्स्ट लाइट थ्रो करेगा ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोच के देखो जरा प्राण्या, कितनी अजीब अजीब और गरीब बात है। धार्मिक कोई ग्रंथ सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो रिलीजियस लिटरेचर जो है, जो सोर्स है एंशियंट इंडियन पीरियड में जानने के लिए उसको, वो है चार हमारे वेदास। ठीक है, वेदास किसने लिखे थे? कौन लेकर आया था वेदास को? आर्यस कैसे घुसे थे? किनको मारकर? और आर्यस ने किसके ऊपर प्रहार करा था कि जिससे पूरे का पूरा एरा खत्म कर दिया था, सिविलाइजेशन खत्म कर दिया था? हड़प्पन सिविलाइजेशन।
प्रूफ दो जरा मुझे इस चीज का कि उन्होंने हरप्पन्स को मारा। क्यों नहीं है प्रूफ? बताऊं? प्रूफ नहीं है। हवा में बोल रहा हूं मैं। बताओ कौन सी गली थी वो जहां पर लाशें मिली थी? वो बच्चों की खोपड़ी, औरतों की खोपड़ी, डेड लेन वैली। ठीक है श्रेया, एक जगह थी, गली थी प्राण्या। डेड लेन वैली। अभी कुछ दिन पहले हम प्राण्या जब मिले थे, मैं आपको एक बात बता रहा था ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो हिस्सा है वो हमेशा से मनहूस माना जाता है, शापित भूमि एक तरीके से। सारे के सारे जितने भी कांड होते हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से ही हुए हैं आज तक, है ना? यही है। तो डेडलिन वैली की जगह भी वहीं पर है। खैर छोड़ो, चार वेदास 1500 से लेकर 500 बीसी तक के लिखे गए थे। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, इसके अंदर प्रेयर्स होती हैं। यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, इन तीनों वेदास के अंदर कुछ प्रेयर्स, रिचुअल्स, मैजिक एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं। अच्छा, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? वैसे इन्होंने तो जनरली अभी लिख दिया, बाद में एक चैप्टर आएगा इसके ऊपर। कौन तो पहले ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहला वेद ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है प्राण्या, श्रेया, मयूर। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा, उपनिषद्स। अच्छा, वेदास की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी? ठीक है भाई, बहुत पवित्र बुक हैं, सारी आरतियां हमने यहां से सीखी हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, बहुत सारी चीजें हमने वेदास से सीखी हैं। वेदास के जो तंत्र मंत्र विद्या, जो सीख है, जो नीतियां हैं, जो टोने टोटके कुछ बताए गए हैं, आज भी हिंदुस्तान के घर परिवारों के अंदर इनकी नींव और इनका अस्तित्व हर जगह फैला हुआ है। मान लिया दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, सबसे बड़ी लेकिन लिमिटेशन क्या है फिर भी? वेदास वर नॉट एक्सेसिबल टू शूद्रास एंड विमेन। इनके लिए रास्ता किसने खोल दिया कि आओ भाई सुन लो? आपको पता है प्राण्या, ऋग्वेद, ये सॉरी, वैदिक मंत्रों को सुनना शूद्रों के लिए पता है कितना हानिकारक हो सकता था? मान लो शाम को आरती हो रही है 6:30 बजे मंदिर के अंदर, प्रोहिबिशन लगी हुई है, लास्ट कैटेगरी ऑफ वर्णा, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लास्ट कैटेगरी हो गई शूद्र, या फिर उनके बियॉन्ड भी एक होते थे अति शूद्र, जिनको हम लोग क्या कहते थे? चंडालास। देवर बेसिकली, श्रेया प्राण्या, मैनुअल स्कैवेंजर्स, डेड बॉडीज को उठाना, इंसानों की कचड़पट्टी को उठाना, ठीक है, ये सब काम करते थे। अगर शाम को किसी मंदिर के अंदर पूजा प्रार्थना अर्चना अगर चल रही है, पता है कितना ड्रेडफुल मंजर होता था प्राण्या? कि मान लो कि बंदा निकला, ये मंदिर है, ये मंदिर है, पर्सन निकला यहां से और इस तरफ वो जा रहा है, शाम को 6:30 बजे प्रोहिबिशन है कि कोई भी शूद्र यहां से नहीं गुजरेगा। इसका जब ये इस तरफ से जा रहा है, मंदिर के दरवाजे की तरफ इसका राइट ईयर है ना श्रेया, राइट वाला कान है ना, इसको पकड़कर श्रेया पता है क्या करा जाएगा? इसके साथ गरम गरम शीशा पिघलाकर इसके कानों में डाल दिया जाएगा कि तुमने वैदिक मंत्र को सुनकर उस मंत्र के उच्चारण, उनके शब्दों की पवित्रता को भंग कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। यू हैव डिमीन्ड द अथॉरिटी ऑफ द वैदिक रिचुअल मंत्रास which were supposed to be heard by the other three categories of the varna which are considered as pure caste, and you are considered as impure caste or polluted caste। तो यहां पर एक सोसाइटी का हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है श्रेया प्राण्या, जीएस पेपर 1 के अंदर एक टॉपिक होता है इंडियन सोसाइटी, तो वहां पर प्योरिटी वर्सेस पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े हुए। तो वो यही है, ब्राह्मण
क्षत्रिय एंड वैश्य ये प्योर कास्ट मानी जाती हैं, एंड पॉल्यूटेड शूद्रास। नहीं 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 नहीं, कास्ट वर्ण सिस्टम के कंटेक्स्ट में माना जाता है इसको। औरतों की प्योरिटी की बात ना जो करी गई है वो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के ठोस कैटेगराइजेशन में नहीं करी गई है। उनके लिए कभी कभार रिलीजियस पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर होती है, बस और कुछ नहीं। और उनकी वीकनेस को लेकर कि फिजिकली दे आर वीक, बच्चा पैदा करने की मशीन है, कोई अस्तित्व नहीं होता। और वो चीज ठोस बनते 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 चली गई। अर्ली वैदिक एज में तो फिर भी कंडीशन ठीक थी, लेकिन लेटर वैदिक एज में तो पैरों की धूल माना जाने लगा औरतों को। ठीक है। उपनिषद्स, ये जो उपनिषद्स हैं दे आर ऑल्सो रेफर टू एज, इनको वेदांता भी कहते हैं हम लोग। एंड इसके अंदर ना फिलोसफिकल डिस्कशंस होती हैं आत्मा और परमात्मा के ऊपर। क्या मैं ये कह सकता हूं, या फिर आप लोगों को अगर इतनी नॉलेज है तो आप लोग बताओ, क्या इसकी नॉलेज को सीख कर सकते हैं, इसके मंत्रा को सुन सकते हैं क्या औरत और शूद्र? बोलो। अरे हाँ जो दरवाजे यहां बंद हो गए वो दरवाजे यहां खुल जाएंगे। देखो ना, फिलोसफिकल डिस्कशन जब भी श्रेया किसी चीज की होती है तो उसमें तो किसी के ऊपर कोई किंतु परंतु होता ही नहीं है ना, जब बात ही फिलोसफी की आ गई। तुम अगर उनको प्रतिबंध लगाने का उनके ऊपर अगर कोई आर्गुमेंट दोगे तो वहां से भी तो एक आर्गुमेंट आएगा अगेंस्ट में। यहां पर बेसिकली ये माना जाता है इंसानों को कृपया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके ना देखा जाए, आत्मा की तरह देखा जाए, और आत्मन का मिलन परमात्मन के साथ, यानी कि इंडिविजुअल सोल का मिलन यूनिवर्सल सोल के साथ। हाँ हाँ, ये बिल्कुल अलग रिलीजियस लिटरेचर है। जो ग्रुप कह रहे हो ना, रिलीजियस लिटरेचर है बेसिकली। फिर है कोई सूत्र, ठीक है, श्रोत सूत्र, गृह सूत्र। इसके अंदर रिचुअल लिटरेचर एंड मॉरल वैल्यूज के ऊपर फोकस करा जाता है। सूत्र के अंदर मॉरल वैल्यूज पे फोकस करा जाता है। अब ये मॉरल वैल्यूज भी क्या मैं ऐसा बोल दूं, ये भी टॉलरेंट होंगे सारे सेक्सुअल सोसाइटी को लेकर। जब वर्ड ये आ गया मॉरल वैल्यूज, किसी के खिलाफ छुआछूत प्रैक्टिस करना, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना, किसी के कानों में सिर्फ वो मंदिर के सामने से गुजरा गरम गरम शीशा पिलाकर डाल देना, ये मॉरल वैल्यूज हैं क्या? नहीं ना। ये भी सबके लिए एक्सेसिबल होते होंगे ना, बिल्कुल। फिर कुछ एपिक्स, रामायण एंड महाभारत। कौन सी पहले आती है इनमें से, रामायण की महाभारत? सारे लोग रामायण के लिए बोल रहे हैं क्या? पक्की बात है कि रामायण पहले कंपोज करी गई? यस, ठीक है। उसके बाद बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट जो कि पाली लैंग्वेज के अंदर लिखे गए। क्यों लिखे जाते थे पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज के अंदर? ये उस जमाने की श्रेया प्राण्या ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी। अब अगर वर्धमान महावीरा या गौतम बुद्ध को अगर कोई बात समझानी है उस जमाने के लोगों को जो कि पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, क्या ऑर्डिनरी भाषा ही काम आएगी ना, जो कि गली मोहल्लों के अंदर बोली जाती है ना? ठीक है। और यहां पर जो बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है उनकी टीचिंग्स को ना 3 कैटेगरीज में कंपाइल करा जाता है, अर्पित, ईशा। वो है 3 बास्केट्स ऑफ नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म। डेडिकेटेडली हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मयूर आपने 12th क्लास में देखा होगा, मैंने बताया था त्रिपितक, 3 बास्केट्स, सुत्त पितक, विनय पितक एंड अभिधम पितक। प्राण्या श्रेया 1% भी दिमाग के ऊपर लोड नहीं डालना है, इसके ऊपर भर भर के आगे चैप्टर हैं, ये आपकी उंगलियों पे नाचेंगे कुछ टाइम में टर्म्स। मैं भी कोई मां के पेट से सीखकर तो निकला नहीं उन टर्म्स को। धीरे धीरे करते करते जिस रेलेवेंट जगह पर इसके बारे में बात होगी ना आपको पता लग जाएंगे। मैं बता देता हूं फिर भी मोटा मोटी क्या है ये। सुत्त पितक के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं मोनास्टिक ऑर्डर से रिलेटेड, क्या अगर आप मोनास्ट्री को ज्वाइन कर रहे हो तो क्या करना है आपको। सिमिलरली विनय पितक के अंदर कुछ मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके हाथों की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, आपको बिहेव कैसे करना चाहिए,
अभिधम पितक अगर आपने सारा का सारा जीवन अपना छोड़ दिया है, सन्यासी जीवन अगर आप बिता रहे हो, तो आपके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके लिए होंगे। तो कुल मिलाकर जब आप एक नॉर्मल इंसान जो कि रोजमर्रा के जीवन में बहुत मजे कर रहा था एंड आपकी सद्बुद्धि जाग पड़ी कि मुझे अपने चक्रास खोलने हैं, मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे मोनास्टिक ऑर्डर को ज्वाइन करना है, मुझे जीवन की सच्चाई ढूंढनी है, मुझे अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है, तो आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ज्वाइन करते वक्त 3 कैटेगरी ऑफ रूल्स अच्छी तरीके से समझा दिए जाएंगे कि बेटा अब वो जिंदगी तुम्हें नहीं बितानी है, तुम यहां पर आके सनी लियोनी की वीडियोस नहीं देख सकते हो, तुम यहां पर आके कोई केक पेस्ट्री नहीं खा सकते हो, तुम्हें यहां पर प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन एनवायरनमेंट के अंदर रहना पड़ेगा। अगर अपने अस्तित्व को पहचानना है तो अपने हैप्पी हॉर्मोन्स को उछलने से रोकना पड़ेगा। कुल मिलाकर अपने वातावरण को, अपने अंदरूनी वातावरण के अंदर जो महाभारत चल रही है उसको शांत करना पड़ेगा। उसके लिए डिसिप्लिन में लाने के लिए मंक्स को, नर्स को कुछ ये रूल्स थे, उन्हीं को बोला जाता है सुत पितक, विनय पितक एंड अभिधम पितक। फिर हैं कुछ जैना रिलीजियस टेक्स्ट जो कि प्राकृत के अंदर लिखे गए थे। मुझे अगेन बता दो प्राकृत के अंदर क्यों लिखे गए, वही वाली बात ऑर्डिनरी लोगों को समझ में आ जाए, और इनको बोला जाता है अंग। तो अगर हमसे कोई पूछे बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट कौन सी कैटेगरी में कंपाइल होते हैं, त्रिपितक। प्राण्य टर्म है त्रि यानी कि 3, पितक मतलब बुक्स, 3 बुक्स, सुत पितक, विनय पितक एंड अभिधम पितक। जैना वर्धमान महावीर से जो रिलेटेड है बुक्स, उनको बोला जाता है, उनकी कैटेगराइजेशन अंगास। इनके अंदर फिलोसफिकल कंसेप्ट जो हैं जैनास के वो गिवन होते हैं। अब ये फिलोसफिकल कंसेप्ट जो है ना काफी टफ होते हैं प्राण्या, श्रेया बहुत टफ होते हैं। टफ ऐसे इनकी इतनी कंडीशंस होती हैं, इतनी पाबंदियां होती हैं, अगर आप किसी जगह पर बैठ रहे हो ना, ठीक है, तो उसको साफ करके बैठो। एक ब्रूम होती है, एक झाड़ू होती है जिससे इनको साफ करके उस जगह पर बैठना चाहिए। क्यों? बिकॉज वहां पर कीटाणु है, आपके बैठने से मर सकते हैं, आपने झड़ा दिए तो वो साइड हो गए, कोई चींटी वगैरह दब कर न रह जाए। उसके बाद जोर जोर की चिल्ला चिल्ला के मत बोलो, हवा के अंदर जो कीटाणु है वो मर सकते हैं। तालियां मत बजाओ, पाप है। जोर जोर की मत चलो, वो भी पाप है। इवन इस हद तक जाकर बोल रखा है इन्होंने कि जोर की फाट भी मत करो, वो भी पाप है। हर जगह में आपको ध्यान रखना है कि आपके बोलने से, चाल चलन से किसी भी ऐसे बेजुबान जीव जंतु की हत्या ना हो जाए, उनको ठेस ना पहुंचे, उनको हानि ना पहुंचे। इसलिए मास्क तो लोगों ने कोविड में लगाना शुरू करे, लेकिन अगर आप जैनिज्म धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, वो मास्क लगाते हैं एंड बड़े धीमी आवाज में वो बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है जितना ज्यादा बोलोगे आसपास के वातावरण में आपकी मुंह से निकली हुई तरंगे जो हैं वो उतना ज्यादा पर्यावरण में, हवा में, वायु में जो भी कीटाणु हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है, उनको मार सकती है। अब इसी स्ट्रिक्टनेस की वजह से मुझे एक बात बताओ प्राण्या, ये रूल्स काफी ज्यादा लिबरल लग रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट लग रहे हैं, इनको फॉलो करना आसान है क्या? नहीं है ना। अब ये लोग तो ये भी बोलते थे एसेटिसिज्म का फॉलो करो, यानी कि आपको सेक्सुअल एक्सटेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करो, आपको ये सेक्सुअल फैंटेसीज एक्टिवेट नहीं करनी अपने अंदर, वो और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो एक मुझे एक बात बताओ, जब समाज के अंदर सेक्स होगा ही नहीं, नए ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे ही नहीं, तो कैसे जाकर आप अपने जैनिज्म धर्म को बढ़ावा दे लोगे? ये वही वाली बात हो गई ना कि औरतों को अगर पैरों की धूल समझा जा रहा है और उसी चक्कर में फीमेल फीटिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड की अगर दुर्घटनाएं अगर हो रही हैं पूरी की पूरी, सारी औरतें तो मार दो, ठीक है, सारी बहुएं मार दो, सारी लड़कियां जला दो, तो फिर क्या बंदे खुद प्रेग्नेंट हो जाएंगे क्या? खुद पैदा कर लेंगे क्या बच्चे वो? तो यही चीज है कि जब फॉलोअर्स आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तुम सेक्स करने से ही रोक रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन करने से रोक रहे हो, इतने तुम्हारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो फिर फॉलोअर्स आगे बढ़ेंगे कैसे? इस वजह से बुद्धिज्म ज्यादा आगे निकल गया इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स एंड जैनिज्म पीछे रह गया। अब बात करते हैं, ये हो गया ना कंप्लीट सेकुलर रिलीजियस लिटरेचर, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं सेकुलर लिटरेचर की, लेकिन उससे पहले मुझे बता दो सबको सारी चीजें समझ में आई? बताओ कुणाल, कोई चीज टफ लगी?
श्रेया, प्राण्या, कोई भी चीज सर के ऊपर से गई हो अगर फिर से बताऊं? पक्का? सेक्युलर लिटरेचर, धर्मशास्त्र, ये लॉ बुक्स है, लेकिन ये हिंदू धर्म के साथ एसोसिएटेड है। एक और बात याद रखना, ठीक है? ये लॉ बुक किसके साथ एफिलिएटेड है, किसको माना जाता है लॉ मेकर हिंदू धर्म के अंदर? सेज मनु, ऋषि मनु, ठीक है? सेज मनु। एंड ऐसा माना जाता है ये जो मनु ऋषि थे ना, इनके शरीर जो था उसी के अलग अलग अंग से ये 4 वर्णा सिस्टम निकले हैं। प्रूफ करो ईशा, कैसे? सर से क्या निकला? खोपड़ी से क्या निकला? ब्राह्मण। हाथों से क्या निकला? क्षत्रिय। टमी से, टमी के पास या फिर नाभि के पास क्या निकला? घुटनों और कदमों से क्या निकला? शूद्र। तो मानते हो आप ईशा इसको? फिर क्यों बोल रहे हो? क्या? मैं वो चीज आ रहा हूं, मैं अभी मैं बता रहा हूं इस चीज को। इसके बाद डाउट रहे तो पूछना जरा। देखो, इसी बेसिस पर ना इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन कर दिया गया था। वो क्या? ये ब्राह्मण, खोपड़ी है मेड फॉर स्टडी। क्षत्रिय, वॉरियर्स, पेट की बात है, कमाने की। वैश्यास, वेल्थ क्रिएटर्स या फिर अर्निंग ग्रुप। कदम, सबसे नीचे जमीन से जुड़े हुए अपवित्र काम करने वाले। शूद्र, ठीक है? लोएस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी, सबसे नीचे। उसी के बेसिस पर इनको यह क्राइटेरिया दे दिया गया कि तुम लोग इसी काम के लिए बने हो, यानी कि ब्राह्मण के घर में अगर उसकी कोई औलाद पैदा हो रही है तो उसको क्षत्रिय वाला काम नहीं करना है, वैश्य वाला काम नहीं करना है, शूद्र वाला काम नहीं करना है, उसको सिर्फ स्टडी करनी है एंड करवानी है। शुरू शुरू में ये स्टडी का नेचर क्या होता था, क्या करवानी और क्या कौन सी स्टडी है? वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर, ठीक है? लेकिन ये जो कैटेगराइजेशन है, कुणाल क्या बोल रहे थे, इसी के बारे में बोल रहे थे क्या? ये जो कैटेगराइजेशन है ना श्रेया, शुरू में इतना इंटैक्ट नहीं था, इतना फिक्स नहीं था ये। अगर आपके कर्म सही नहीं है ना तो शुरू शुरू में बदल जाएगा। ये चीजें ठोस कब हो गई? लेटर वैदिक एज में। अर्ली वैदिक एज में सब कुछ ठीक चल रहा था। यस, वहां पर ऑक्यूपेशन बेसिस था कि अगर आप काम ठीक से नहीं करते हो ना तो आपका कैटेगरी खिसक जाएगी, भले आप किसी भी फैमिली के अंदर पैदा हुए हो रखे हो। तो ये हो गया मनुस्मृति, धर्मशास्त्र या लॉ बुक्स विच प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है? एंड इसकी जो कैटेगरी होती थी जो लॉ बुक्स की, उसको बोला जाता था मनुस्मृति। फिर कौटिल्य, कौटिल्य किसके किंगडम में काम करते थे प्राण्या? कृष्णदेव राया, अशोका, अकबर, किसके दरबार में? अशोका फैमिली के साथ एसोसिएटेड थे। अशोका के जो दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है? श्रेया, डू यू नो द एंटायर कहानी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? अच्छा, नहीं वैसे पता है थोड़ा बहुत। चलो मैं कुछ सेकंड्स के अंदर इसको बताता हूं जरा। प्राणे, हुआ क्या था, जो कौटिल्य जो था, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है, या चाणक्य भी कहते हैं, हिस्ट्री में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। बेसिकली क्या था, इनका
इनके माता पिता कौन थे उसके बारे में तो कोई नहीं जानता ज्यादा, इसके बारे में इनके बारे में कोई प्रूफ के साथ ठोस उसके साथ प्रूफ के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी हमें इतना पता है एक बार इनका दोस्त था, रियल है ये घटना, दोस्त था इनका, और वो लाइफ में काफी आगे निकल गया, और ये जब उससे मिलने गए तो उसने अपने दरबार में इनकी बेइज्जती कर दी। अब ये क्या, ब्राह्मण थे तो सर पे चोटी रखते थे, बुद्धिमान व्यक्ति बहुत थे, ईगो हट हो गया तो कसम खाई कि जब तक इसको परास्त ना कर दूं, इसके एम्पायर को हरा ना दूं, तो तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। जिंदगी में ऐसा होता है कि कोई पर्सन कभी कभार तलवार ना उठा सके, लेकिन दूसरों की साइकोलॉजी को इतना मजबूत कर देता है कि बैठे बिठाए वो जैसे एक उंगलियों से, जैसे पूरा पूरा कंप्यूटर हम लोग चलाते हैं ना, वो सब कुछ ऐसे गेम की तरह ऑपरेट कर लेता है। खुद तलवार नहीं उठाई, क्या करा, दुखी मन से आ रहे थे, जंगल के रास्ते में जा रहे थे, बहुत कीन ऑब्जर्वर थे, इन्होंने अपनी साइकोलॉजी में एक चीज नोट करी, इनकी नजरों ने एक चीज पकड़ ली कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा अप्रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे पेड़ बन रखा होता है उसके ऊपर चढ़ने की जगह होती है थोड़ी सी, वो वहां पर बैठकर, वहां पर खड़ा होकर बाकी बालकों को, जो बच्चे खेल रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इसने कहा इस बच्चे के अंदर, इस बालक के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, मैं इसके ऊपर अपनी जिंदगी का टाइम इन्वेस्ट करूंगा, और जमीन से उठाकर, राइजिंग फ्रॉम द ओब्लिवियन, यू आर जीरो इन लाइफ, बट किसी के सपोर्ट से उठ गया वो पर्सन, और इन्होंने उसको उठाया, समझाया, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करी, युद्ध की नीतियां सिखाई, एंड हिंदुस्तान का सबसे पहला एम्पायर खड़ा करा कौटिल्य ने, चाणक्य ने, या जिसको आप विष्णुगुप्त कह सकते हो, मौर्यन एम्पायर। एंड चंद्रगुप्त मौर्य ने, इनके दोस्त ने जो उनकी बेइज्जती करी थी उसको हराया, घुटने टिकवाए। एंड इतना ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ये जो था, श्रेया, वॉट यू क्रेव फॉर, वॉट आई क्रेव फॉर दीज डेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, उसके पीछे यही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है आईएफएस की जब ट्रेनिंग होगी ना श्रेया हमारी, हमें सबसे पहले जो आराधना, पूजा या रिस्पेक्ट आप कह लो जो दी जाती है, वो कौटिल्य को दी जाती है, पता है, एकेडमी के अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि यही वो पर्सन था जिसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी आई। अब उस जमाने के अंदर फॉरेन पॉलिसी प्राण क्या थी, जो आसपास के जो महाजनपद थे, जो किंगडम थे, वो तो नहीं चाहेंगे कि मौर्य एम्पायर टिका रहे, लेकिन इसने इतनी प्यारी प्यारी खोज करी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कहता है कभी कभार इसने डंडा नीति की पॉलिसी दी थी, जैसे हम बोलते नहीं रहते हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, बस तुम्हें ये काम करना ही है। इसने एक पॉलिसी दी थी विष कन्या की। विष कन्या की पॉलिसी कुछ ऐसी थी कि तुम्हारा शत्रु अगर तुम पे निगाह रखा हुआ है, तुम्हारे एम्पायर को ध्वस्त करने के लिए निगाह रखा हुआ है, तुम सुंदर सुंदर, बिल्कुल क्यारा अडवाणी जैसी बंदियां, सनी लियोनी जैसी बंदियां तुम रखो, जिनको देखते ही आदमी फ्लैट हो जाए बचपन से। लेकिन उन कन्याओं को ट्रेन ऐसा करना, सुंदर तो निकल जाएंगी बड़े होकर, उनको रोज एक एक बूंद, आधी आधी बूंद कोबरा की जहर की पिलाते रहो, जिससे उनकी बॉडी के अंदर टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन बड़े होकर इतनी जहरीली हो जाएंगी, बंद कमरे में शत्रुओं को लेकर जाएंगी, इतनी प्यारी स्मूच देंगी कि सलाइवा जैसे ही शत्रु के मुंह में घुसेगा, इनके 20 साल का जो इन्होंने विष पी रखा होगा, उससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। एंड सांप मर गया एंड लाठी भी नहीं टूटी। बात यह है, विष कन्या को रखने के लिए जस्टिफाई इन्होंने करा था। एक बात और बोली थी कि अपने मन की ठोस से ठोस बात कभी भी अपनी बीवी को मत बताना, क्योंकि बीवी हमेशा हर किसी की बड़बोली होती है, एंड वो जाके कहीं ना कहीं बक देगी। एंड अपने हृदय की बात आप अपने तक ही सीमित रखना, जिससे आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा उथल पुथल हो सकता है, तो वो वाली बात कभी भी अपने हमसफर से भी मत कहना। एंड ये चीज देखनी हो ना कि बीवी कितनी बड़ी बेवकूफ हो सकती है, दृश्यम 2 मूवी देखना। वो रोज शाम को बैठकर पड़ोसन को बताती है कि अजय देवगन ने ऐसे गाड़ दिया था, वो कर दिया था, और वो बाद में अंडरकॉप पुलिस ऑफिसर्स निकलते हैं। जब मैं दृश्यम 2 हॉल में बैठ के देख रहा था, मुझे कौटिल्य की वाली बात याद आ रही थी। तो कौटिल्य ने बुक लिखी थी एक, इन सारी चीजों को, ये जो स्मूच का कंसेप्ट है, विष कन्या को पालने का कंसेप्ट है, साम दाम दंड भेद का कंसेप्ट है, डंडा नीति का जो कंसेप्ट है, इसको बोला जाता है अर्थशास्त्र। और इन्होंने एक चीज और बोली थी, फॉरेन पॉलिसी में एक चीज बहुत काम आती है श्रेया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा चाणक्य की, और पता है ये वाली पॉलिसी जो मैं बता रहा हूं ना श्रेया, ये मजाक नहीं है। अर्थशास्त्र के ऊपर क्वेश्चन हमें ऑप्शनल में पीएसआईआर में आएगा, अपने जीएस पेपर 1 के अंदर 8 बार आ चुका है पिछले 30 साल में।
इसलिए बता रहा हूँ प्राण्य ये वाली चीज, मतलब देख रहे हो कहाँ पॉलिटिकल साइंस, कहाँ इंटरनेशनल अफेयर्स, कहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर होता है, और वो एंशिएंट हिस्ट्री के कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बुक को कनेक्ट करके पूछेगा उससे क्वेश्चन। इसलिए बता रहा हूँ उतना डिटेल में। डंडा नीति के पूरा पूरा एक बारी 25 नंबर का क्वेश्चन आया था। डंडा नीति का कुछ डायग्राम ऐसे बनता है जिसमें आपको 8 लेयर बनानी पड़ती है, पीएसआईआर में ऐसे 8 लेयर बनानी पड़ती है। ये एक चक्रव्यूह दिया था चाणक्य ने, वो बताऊंगा मैं, बात की बात है। अभी तो हम बिल्कुल बच्चों के लेवल पर है, अभी इतनी एडवांस लेवल की बातें करना पाप है, गुनाह है हमारे लिए, ठीक है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र की बुक है, इसने इसके बारे में सब कुछ बोला था। हाँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली मैं बात बता रहा था। जैसे पाकिस्तान हमारा दुश्मन, चाइना हमारा दुश्मन। पाकिस्तान को लगा इंडिया की चाइना से नहीं बनती है, चाइना को लगा इंडिया की पाकिस्तान से भी नहीं बनती है, तो पाकिस्तान और चाइना एक हो गए सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोनों मिलकर हमें तंग कर रहे हैं। अब पाकिस्तान अमेरिका का दुश्मन, चाइना अमेरिका का दुश्मन, अमेरिका इतनी दूर दराज के इलाके में बैठे हमें सपोर्ट करता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी को खत्म करने के लिए डायमंड हार्बर पॉलिसी अमेरिका की वजह से मजबूत है हमारी, ठीक है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, इट प्रोवाइड्स अ वेरी ग्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न पॉलिटी, उसका पीरियड और उसकी इकोनॉमी है। मैंने पॉलिटी का पूरा जिक्र आपको कर दिया है, शॉर्ट में सब बता दिया है मैंने आपको। ये स्मूच का कंसेप्ट, विश कन्या का कंसेप्ट, डोंट वरी, ये टर्म मैं ऐसे ही मजाक के लिए नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं ऑब्वियस ही बात है, स्मूच नहीं लिखना हमें, लेकिन पॉइजनस किस जो है वो हम टर्म यूज करेंगे अपने पेपर के अंदर, तो वही है। अब वो स्मूच बोल लो, चाहे चुंबन बोल लो उसको, चाहे कुछ मर्जी बोल लो, वो चीज़ जस्टिफिएबल है। पूरा का पूरा डेडिकेटेड हम इसके बारे में ग्रंथ पढ़ेंगे, 500 शब्दों में पढ़ेंगे विश कन्या का कंसेप्ट, कि कैसे करके हमें अट्रैक्ट करके, सिड्यूस करके, लड़कियों को ट्रेन करके भेज रहे हैं कमरे के अंदर, और वो जाकर सिड्यूस करेंगी, लेटेंगी उनके ऊपर, किस करेंगी उन्हें, और वो मर जाएगा। और ऐसे करके आप बिना अपना पैसा खर्च करे शत्रु को ऐसे मार सकते हो। पूरी चीज़ इन्होंने समझा रखी है, ठीक है। वो हम यूज़ करेंगे जीएस पेपर 2 के अंदर और पीएसआई पेपर 1 के अंदर। फिर अष्टध्यायी, ये पनीनी ने लिखी थी एंड इट वाज द वर्क ऑफ अ ग्रामर, ठीक है, अष्टध्यायी। फिर कॉम्पोजिशंस ऑफ कालिदास सच एस अभिजान शकुंतलम बुक है, ऋतु समार एंड मेघदूतम, जो कि हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं किताबें अबाउट द सोशल एंड द कल्चरल लाइफ ऑफ द गुप्तास। ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स हाईलाइट द सोशल एंड द कल्चरल लाइफ ऑफ द गुप्तास, यानी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर ये तीनों अगर एक साथ हैं तो ऑप्शन अगर जैसे ये है अभिजान शकुंतलम, ऋतु समार एंड मेघदूतम, तो ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद राज तरंगिनी, इसको कल्हाण ने लिखा था, अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द 12th सेंचुरी सी इन कश्मीर। एनसीईआरटी में गिवन है ये चीज़, मयूर अगर याद आ रही हो तो, ठीक है। उसके बाद चरितास और बायोग्राफीज, जो कि कोर्ट पोएट्स ने लिखी थी अपने अपने रूलर्स के लिए। फॉर एग्जांपल हर्षचरिता, जिसको बाण भट्ट ने लिखा था किंग हर्षवर्धन की प्रेज करते हुए। एंड इसी प्रेज को कभी कभार, जैसे अगर बुक की फॉर्मेट में लिखा जा रहा है या कभी भी कहीं लिखा जा रहा है, आपका एक कोर्ट पोएट है प्राज्ञा, है ना, एंड वो आपके प्रेज में, आपके फेवर में ये सारी चीजें लिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं इसको? प्रशस्ति। इन प्रेज ऑफ समवन और समथिंग। और लास्ट है संगम लिटरेचर। ये अर्लीस्ट साउथ इंडियन लिटरेचर है जो कि प्रोड्यूस करा गया था कुछ पोएट्स के द्वारा। एक एक पोएट नहीं, नंबर ऑफ पोएट्स साथ में मिलकर एक असेंबलीज में बैठते थे, संगम में बैठते थे, और इससे हमें बड़ी वैल्यूएबल इंसाइट देखने को मिलती है फ्रॉम द पीरियड 300 BC टू 300 सी, लगभग 1000 सालों का पूरा ये एरा था। अच्छा, एक बात बता देता हूँ, संगम लिटरेचर किसका कंटेम्प्ररी था? मतलब ये चीज दक्षिण भारत में लिखी गई, तो उत्तर भारत में क्या लिखी जा रही थी इस टाइम पर? नॉर्थ इंडिया में प्राण्या जो वैदिक लिटरेचर था ना, साउथ इंडिया में उसका बिल्कुल मिलता जुलता वो था संगम लिटरेचर, ठीक है। ये एक तमिल लिटरेचर था जिसके अंदर कुछ लिटरेरी जेम्स जो थे, जैसे
मतलब कुल मिलाकर अलग अलग जो पोयम थी, बहुत ज़्यादा दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की उस ज़माने में जो सोशल कल्चरल लाइफ को जो दर्शाती थी। तो दिस तमिल लिटरेचर कंटेन्स लिटरेरी जेम्स ऑफ सिलापतिकरम, मनी मेकलाई, जो कि साउथ इंडियन सोसाइटी, साउथ इंडियन इकोनॉमी एंड साउथ इंडियन पॉलिटी जो थी उस जमाने की, उसको हाईलाइट करने के लिए ये चीज़ बनी थी। नॉन लिटरेरी सोर्सेस, अब ये कोई किताबें नहीं है, ये कुछ चीज़ें हैं जनरली। उन चीज़ों पे कुछ लिखावट हो सकती है, कोई नक्काशी हो सकती है, कोई चित्र हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, जिसकी वजह से हमें उस ज़माने की सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी का अंदाज़ा लग सकता है। या फिर रूलर्स उस ज़माने के, नॉन लिटरेरी सोर्सेज हमें यह भी बता सकते हैं कि रूलर्स उस ज़माने के कितने अमीर थे, कितने गरीब थे, तिजोरी में कितना पैसा था, कितना गोल्ड एंड सिल्वर फ्लो हो रहा था, प्रजा खुश थी, नाखुश थी, क्या था। तो इंस्क्रिप्शंस, डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जल्दी बताओ क्या डिफरेंस होता है। हार्ड सरफेस, कुल मिलाकर हार्ड सरफेस, और मैन्यूस्क्रिप्ट्स सॉफ्ट सरफेसेस पे। ठीक है, मेरी बीवी अगर मेरे नाम का टैटू बनवा रही है अपने हाथ पे, क्या कहूंगा मैं उसको, इंस्क्रिप्शन या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट? तुम्हें क्या लेने देना उससे पे, हट। तो जो राइटिंग्स हैं विच आर एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सर्फेसिस सच एज स्टोन एंड मेटल लाइक कॉपर, जिसके अंदर देखो अभी मैंने टर्म यूज करा ना श्रेया, प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब इन प्रेज ऑफ, कहां गया ये, कहां लिखा था, हाँ ये रहा, इन प्रेज ऑफ समथिंग और इन प्रेज ऑफ समवन, तारीफ करी जाएगी बेसिकली यहां पर। लेकिन मुझे एक बात बताओ जरा ईशा, ये तारीफ सच्ची हो सकती है कि झूठी हो सकती है, फिर हम कुछ कह नहीं सकते, क्या लगता है आपको? प्रशस्ति में जो भी कोट पोएट्स वगैरह लिखे, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हो सकता है कि रियल अचीवमेंट्स हों, या फिर जो कोट पोएट हो इनका, वो कोई ना कोई फेवर चाह रहा हो राजा से, या फिर राजा के मिस्चीवियस एक्टिविटीज को हाईलाइट करने से डर रहा हो, तो झूठी झूठी भी बातें लिख सकता है ना। जैसे याद है मयूर वो वॉरेन हेस्टिंग्स की बातें मॉडर्न इंडिया में, जब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाता है, कहता मैं जिस गली से गुजरता था तिजोरियां खुल जाती थी, मेरी स्माइल देखने के लिए गहने लुट जाते थे, रॉबर्ट क्लाइव, हाँ सॉरी, मेरी स्माइल देखने के लिए गहने लुट जाते थे, हैं। तो ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि अपने आप की सराहना करते जा रहा है वो। एंड ये जमाना और भी महान है, यहां पर पर्सन खुद तो अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रहा है, लेकिन जो कोट पोएट है, जो इनके कोर्ट हिस्टोरियंस हैं, वो इनके बारे में, इनके अचीवमेंट्स के बारे में, इनके आइडियाज के बारे में बेसिकली वो बताए जा रहे हैं, हमें बड़ा चढ़ा कर लिख रहे हैं। तो डिफरेंट रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेट, क्या कह रहे हो? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, हाँ इसी वजह से। तो फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शंस, जिसके बाद कुछ कुछ ऐसी इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें डिटेल में स्टेट की पॉलिसी के बारे में गिवन है। इसको अशोका ने लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। एंड कुछ कुछ हार्ड सर्फेसिस में यह भी लिखा हुआ है कि लैंड ग्रांट्स विच वर गिवन बाय सातवाहंस, जो राजा थे डेक्कन के। डेक्कन मतलब क्या होता है, सदर्न इंडिया, ओके। सिक्के की बात करते हैं। कॉइन्स एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक हिस्ट्री पे। इकोनॉमिक हिस्ट्री क्यों दे रखा है, अभी मैंने जस्ट जिक्र करा ना आपको, कि हमें पता लग सकता है कि हालत कैसी है, तिजोरी में पैसा कितना पड़ा हुआ है, सिक्कों की मदद से, है ना। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री बेसिकली मतलब क्या, अगर किसी एक डायनेस्टी के अंदर मान लो अगर बिस में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड कॉइन्स ही बार बार मिंट हो रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं उसकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में, वो रिच है। लेकिन मयूर गोल्ड कॉइन्स एकदम से मिंट होते होते ब्रॉन्ज और कॉपर के कॉइन्स
बहुत ज्यादा तेजी से फैलने लग गए। हम क्या कह सकते हैं उसकी प्रॉस्पेरिटी को, क्या हो गया? डाउनफॉल हो गया, झड़ गई वो पूरी तरीके से, राइट? ठीक है। अब क्या है, ये हमें अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में भी सोचने पे मजबूर करवाते हैं सिक्के। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी बताया ना आपको कि उन चीजों के ऊपर कुछ नकाशी, कुछ आर्ट या कुछ एक सिंबल हो सकता है, धर्म की मोहर हो सकती है। एंड ये हमें बेसिकली ये भी चीज बताता है कि जैसे जैसे सिक्के की नकाशी, उसके ऊपर जो भी चीजें इम्प्रिंट थी, उनकी जो शेप थी, उनकी जो साइज था, जो वजन था, जो मटेरियल था, ये हमें बताता है मेटलर्जी की फील्ड में एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंसान कितना ज्यादा महारथी बनता जा रहा था दिन प्रतिदिन उस जमाने के अंदर, यानी कि प्राचीन भारत एंड मध्यकालीन भारत के अंदर, एंशियंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर। एनीशा, मैं हमेशा से कहता हूं ना आपको कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिकली जिक्र है तो उसका एक अपने पास एक कंपाइलेशन होना चाहिए, तो सिक्कों का भी जिक्र वहां पर हो सकता है। ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस, अर्लीस्ट कॉइन जो कि इंडिया में जो फाउंड करे गए, देवर पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या होते हैं, अभी बताता हूं इसका मतलब। ये रहा, हमने एक गोल्ड कॉइन का बेस बनाया। ठीक है, मतलब ये पूरे का पूरा गोल्ड है, इसको ऐसा मान लो, ये सारा का सारा ये गोल्ड है। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, कॉपर का एक टूल लूंगा या किसी एक मेटल का एक टूल लूंगा। इसके नीचे वाली जो साइड है, इसके नीचे वाली साइड को अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, उस पर लिखा हुआ है दिबांग दुबे। इसको, और ये चीज क्या है, हॉट गोल्ड, गरम है अभी है। इसको उठाकर, या कोई भी सिंबल बन रखा है, इसको उठाकर यहां पर मैंने पंच करा। ये इसके ऊपर छप जाएगा कि नहीं छप जाएगा, बताओ? छप जाएगा। इसी को कहते हैं पंच मार्क कॉइन्स। पंचिंग करती मैंने। ठीक है। आज के समय में पंचिंग का होती है, कुणाल, जैसे कि हम लोग कोई भी एग्जाम दे रहे होते हैं, बोर्ड का पेपर दे रहे होते हैं, तो आता है ना वो एक ब्लू कलर का एक ऐसा पंच लेकर एग्जामिनर, इन्विजिलेटर, है ना, थप 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 करके वो पेपर में मारता है वो, है ना, ये वही चीज़ है। इट कंटेंट ओनली सर्टेन सिंबल्स विच वर मेड ऑफ सिल्वर, कॉपर वगैरह। बाद में क्या हुआ, इंडो ग्रीक्स ने गोल्ड कॉइन्स जो थे वो इंट्रोड्यूस कराए। ठीक है। एंड इशूड द कॉइन्स जिनके अंदर रूलर्स के नेम भी हुआ करते थे, उनकी इमेजेस हुआ करती थी। एक चीज यहां पर मिसिंग है, एक और चीज हुआ करती थी, रूलर्स के गॉड्स एंड गॉडेसेस की भी फोटो होती थी। एंड कभी कभार रूलर्स अपने रूल्स को जस्टिफाई करने के लिए और ये बताने के लिए कि हमारा विरोध प्रदर्शन मत करना, वो क्या करते थे, एक साइड पर खुद और दूसरी साइड पर गॉड्स या फिर गॉडेसेस। ठीक है, कि हम भगवान के भेजे हुए अवतार हैं। याद करो श्रेया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर, मैंने व्हाइट मैंस बर्डन के बारे में एक बात बताई थी। हिंदुस्तानियों की साइकोलॉजी को कैसे कब्जा करते थे अंग्रेज, कि हम गोरी चमड़ी वाले को, तुम काली चमड़ी वाले, तुम बारबेरियन हो, हमें जीसस क्राइस्ट ने भेजा है तुमको सभ्य बनाने के लिए, तुमको सिविलाइज बनाने के लिए, है ना। एंड वो डिफरेंस याद है, वो शिव जी की मूर्ति वाला और जीसस क्राइस्ट की मूर्ति वाला। बस, फिर बात आती है आर्कियोलॉजी की।
अब आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं और हिस्टोरियन से कैसे अलग होते हैं, कोई बताओ मुझे ज़रा समझाओ। ये एक्सकवेशंस करते हैं खुद ही, जो चीज़ें होती हैं उनको खोद खोद कर निकालते हैं, है ना। तो ऑन द बेस ऑफ द एक्सकवेटेड रिमेन्स, जो आर्कियोलॉजी है वो हमें ये बताती है कि किस प्रकार के जो मटेरियल लाइफ थी वो एक पर्टिकुलर ज़माने के अंदर चलती थी। फॉर एग्जांपल, बड़ी सारी एक्सकवेटेड साइट्स जो हैं, जो कि हड़प्पन टाइम पीरियड से बिलोंग करती हैं, हमें उन चीज़ उस एरिया में, उन साइट्स पर जो भी चीज़ें गड़ी हुई मिली हैं, हमें ये पता लग जाता है उनसे ईशा कि हड़प्पन्स क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था, और जर्नल तरीके से ज़्यादातर घरों के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती थी, उनकी ब्यूरल प्रैक्टिसेस क्या क्या थी, वो ज्वेलरी किस किस प्रकार की कैरी करते थे, ये सारी बातें हमें पता लग जाती है। सिमिलरली दक्षिण भारत के अंदर याद करो, मेगालिथिक कल्चर, इट इज कंसर्न विद द, क्या कहते हैं इसको, ये भी एक ब्यूरल प्रैक्टिसेस थी। बड़े बड़े स्टोन्स लगाए जाते थे। एक याद है, गांव का जो एक महान व्यक्ति होता था जो युद्ध करते करते मर गया होता था, उनके लिए हीरो स्टोन्स बनाए जाते थे, याद है। या फिर एक और, हाँ, एक और इसको टर्म से बोला जाता है मैनहीर, मैनहीर, है ना। बेसिकली ये क्या है, ये बताते हैं कि लोगों की ज़िंदगी कैसे थी दक्षिण भारत के अंदर, मेगालिथिक कल्चर, हड़प्पन कल्चर, आर्कियोलॉजी से हमें पता लग जाता है, और क्या क्या चीज़ें लोग यूज़ करते थे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या थी, और उस ज़माने के अंदर कौन कौन से मटेरियल जो थे वो सर्कुलेट होते थे। फिर जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडीज़, ये कौन सी कंडीशंस में हो सकती है वाली स्टडीज़, बताओ। ये साइंटिफिक स्टडी है, लेबोरेटरी कंडीशंस में होंगी। और जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल स्टडीज अगर हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में हमें जानना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च फाइंडिंग हिस्ट्री के अंदर क्या करी जाती है, कौन से मेथड को यूज करके, जिसकी वजह से हम एज पता लगाते हैं, कार्बन पता लगाते हैं, जल्दी बताओ। कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है। तो जो फ्लोरल एंड फॉनल सोर्सेज है, एनिमल एंड प्लांट सोर्सेज जो है, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज की ये भी पार्ट है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि इंसान कौन कौन से एनिमल्स और पेड़ पौधों का पशुपालन करते थे, डोमेस्टिकेशन करते थे, और किस किस को मार के खाते थे। फॉर एग्जाम्पल, बड़े सारे प्लांट रेसिड्यूज की एग्जामिनेशन जो है, स्पेशली उनकी पॉलन एनालिसिस, हमें यह पता लगता है किस किस प्रकार की फार्मिंग जो थी वो चलती थी स्टोन एज पीपल के लोगों के द्वारा, उस जमाने के लोगों के द्वारा, अलग अलग स्टोन एज में, पेलियोलिथिक एजो, मिजोलिथिक एजो, न्यूलिथिक एजो, ठीक है। एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये हमें एक प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन द प्री हिस्टोरिक माइग्रेशंस के लोग जो हैं, अगर एशिया में मिले, फिर उनके फुटप्रिंट्स अगर अफ्रीका में मिले, फिर उनके फुटप्रिंट्स अगर ऑस्ट्रेलिया में मिले, क्या वो एक सिंगल जीन से कनेक्टेड हैं, या फिर अगर कनेक्टेड भी हैं तो सिमिलैरिटी और वेरिएशंस कितना रह गया। सबसे पहला फुटप्रिंट कहाँ मिला था वैसे हमें, जल्दी बताओ। अफ्रीका के अंदर, है ना। एंड वहां से लोग सारे के सारे फिर माइग्रेट करते चले गए इधर से उधर, ठीक है। कौन सा ऐसा स्पीशी है जिससे हम ये कह सकते हैं कि इंसान जो है वो बंदर से ही बना है, तो वो बंदर की कौन सी प्रजाति है जिससे हमारे 99% जीन्स मैच होते हैं, चिंपैंजी, है ना, चिंपैंजी। डोंट वरी श्रेया, ये लोग जो आंसर दे पा रहे हैं, धीरे धीरे करते करते, मैंने आपको प्लेलिस्ट दे रखी है, आप लेक्चर्स देखोगे, क्लैरिटी मिलती चली जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट, इंडिया जो था इट वॉज विजिटेड बाय मैनी ट्रैवलर्स एंशियंट टाइम से ही। टाइम इमेमोरियल का मतलब ये होता है, इसका ये जो इंग्लिश लिखी हुई है, जब से हम टाइम पीरियड, किसी भी टाइम पीरियड को जानते भी नहीं है, जिसके लिए हम एक प्रिसाइज डेट या नंबर नहीं दे सकते हैं, उसको हम कहते हैं टाइम इमेमोरियल। एंड बड़े सारे ट्रैवलर्स और विजिटर्स हमारे देश में आते हैं। देवर ग्रीक ट्रैवलर्स, रोमन ट्रैवलर्स, चाइनीज विजिटर्स, ठीक है, जो कि अपना वास्ट अमाउंट ऑफ अकाउंट छोड़कर गए हुए हैं हिस्टोरिकल पास का। ईशा को याद होगा, हम लोगों ने ट्रैवलर्स वाले चैप्टर मेडिवल इंडिया के कंटेक्स्ट में भी करा था। एंड याद करो कितनी बेहतरीन कहानियाँ थी अलबिरूनी की, इब्न बतूता की,
है ना, फ्रैंकोइस बर्नियर की। वो याद है, उसे नेहा की याद आ रही थी, वो मॉलडीव्स बार बार जा रहा था, है ना। अब देखो, ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस, इसका इसको किसका कंटेम्प्ररी माना जाता है, मेगास्थनीस को? अरे कौन से बंदे का कंटेम्प्ररी? चंद्रगुप्त मौर्य एज वेल एज कौटिल्य। इसने एक बुक लिखी थी इंडिका। इस बुक को किसका कंटेम्प्ररी माना जाता है? इसके साथ कौन सी बुक चल रही थी उस जमाने में? अर्थशास्त्र। अरे सोचते क्यों हो बे, अभी तो बोला आप लोगों ने कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य, तो बताओ खुलकर, अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसकी वजह से हमें वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलती है मॉडर्न सोसाइटी एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की। सिमिलरली भूगोल जो है ना, आज के टाइम में हम ज्योग्राफी, जो हमारा पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है, इसका क्रेडिट एक पर्सन को जाता है। ये इसके नाम में ना पी साइलेंट होता है, टी से पढ़ते हैं हम इसको। इसको हम लोग कहते हैं टॉलमी। क्या कहते हैं? टॉलमी। पी टॉलमी मत कहना, टॉलमी कहते हैं। इसका कुछ अकाउंट था, एक था पेरिप्लस ऑफ द इथीरियन सी एंड ज्योग्राफी। दोनों की दोनों बुक्स अकाउंट्स ग्रीक लैंग्वेज में अंदर लिखे गए थे, और इन अकाउंट्स को पढ़कर हमें जो इंडियन पोर्ट्स हैं, कौन कौन सी कमोडिटीज जिनका व्यापार होता था भारत का रोमन एम्पायर के साथ, ये चीज़ हमें पता लगती है। भारत जो था व्यापार में क्या क्या बेचता था, सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी क्या जाती थी इंडिया से दूसरी कंट्रीज? मसाले। उनमें से भी कौन सा स्पाइस सबसे ज़्यादा सारे मसालों में? ब्लैक पेपर, है ना, काली मिर्च। और रोमन एम्पायर से बदले में हमारे पास क्या आता था? और गोल्ड आता था, सिल्वर आता था, परफ्यूम्स आते थे, और ट्रेड के कंटेक्स्ट में याद रखना, मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हंसी मजाक के लिए, गोल्ड, सिल्वर, परफ्यूम एज वेल एज गर्ल्स, ये भी व्यापार का कमोडिटी था। एंड हाँ हाँ, इसके साथ साथ वाइन, शराब और शबाब दोनों। तो लड़कियां बेसिकली इसलिए नहीं आती थी कि कमी वगैरह रह गई थी। कुल मिलाकर हिंदुस्तान की कन्या देख देख के रूलर्स जो थे वो थक चुके थे, बाहर से ये मसाले बेचते थे, वहां से अलग मसाला मंगवाते थे। बुद्धिस्ट ट्रेवलर फाशियन, ठीक है, एंड एक और बुद्धिस्ट पिलग्रिम आपको देखने को मिलेगा, ह्यून सेंग, ठीक है। ये इंडिया आता है फाशियन 500 सी में, गुप्तास के टाइम पर उसका एक बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन छोड़कर जाता है। ह्यून सेंग 700 सी। अगर इसकी क्रोनोलॉजी अगर हमें हाईलाइट करनी हो श्रेया, तो हम क्या कहेंगे, पहले कौन आया बाद में कौन? हाँ, फाशियन पहले, फाशियन पहले आया। और ये वाली चीज़ मैंने तीन चाइनीज ट्रैवलर्स के कंटेक्स्ट में 6 क्लास की हिस्ट्री में भी बता रखा है, 7th या 8th चैप्टर के अंदर, है ना, ध्यान से देखना उसको। मैं सही तो चल रहा है, सी ए डी इज इक्वल टू सी ई, और बी सी ई इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। यहाँ पर ये आता है किंग हर्षवर्धन के टाइम पर, एंड ये काफ़ी हाईलाइट करता है नालंदा यूनिवर्सिटी को। अब ये यूनिवर्सिटी वाली कहानी श्रेया पता है इतनी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी साल 2014, 15 और 13 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी,
ठीक है, इसके ऊपर हम दोबारा इसको रिवाइव करके कैसे प्राउड फील कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हमारी खत्म हो गई। किसी को कोई भी 1% डाउट है, देखो आपको रिवीजन इसका करना पड़ेगा, आज से ही करना पड़ेगा, वरना आप ये चीज़ें भूल जाओगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पक्का प्रॉमिस कर सकता हूँ, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट इस मटेरियल को पढ़ने के बाद, देखो एंशिएंट हिस्ट्री आपको साइमल्टेनियसली 6 क्लास से पढ़ती रहनी है। ठीक है, श्रेया आप हो चाहे कोई भी हो, बाकी लोग भी रिवीजन अपनी करते रहो। हिस्ट्री ऐसी चीज़ है, मैं भी आज तक भूलता हूँ इसको, स्पेशली एंशिएंट मेडिवल। लेकिन मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस कर रखा है, डेट बिना डेट के पूरी की पूरी हिस्ट्री याद करवा दूंगा। बस आप कहानी के ऊपर अपनी कमांड बना के रखो। जैसे अभी शुरू शुरू में यार प्री हिस्टोरिक इंडिया का चैप्टर है, अगर मैं इसको आपको दिखाऊंगा, मैं जब पूरी इसकी पीडीएफ क्लिक करके, ज़्यादा क्वेश्चन इससे प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं निकले हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और पूनम दलाल दहिया के अंदर तो इतनी अच्छी प्यारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। याद है वो ब्लू कलर का पत्थर जो मैं अक्सर बताता रहता था, मयूर के सलमान खान पहनता है अपने ब्रेसलेट के अंदर, लैपिस लजूली। ये बताएगा हमें पूरे का पूरे, ये जो बुक है टेबल बनाकर के लैपिस लजूली हड़प्पन्स कहाँ से मंगवाते थे, अफगानिस्तान से मंगवाते थे। मैंने गूगल में फ़ोटो भी दिखाई थी आपको कि वहाँ पर कैसे वो पत्थर मिलते हैं, तो उसका माइनिंग होकर उसको कैसे कन्वर्ट करके पूरा का पूरा वो वैसे रखा जाता है ना। उनको उनकी अच्छी शेपिंग और एजिंग होती है पूरी की पूरी। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से सीखने को मिलेंगी, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका काफ़ी बढ़िया है। और वो इस लिहाज से भी बढ़िया है, कोई भी बोर मत होना, मतलब इस सब्जेक्ट को करते हो कोई भी बोर मत होना। ये ऐसे है कि देखो 18 से 22 क्वेश्चन एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से निकलते ही निकलते हैं। लोग पूरे साल करंट अफेयर पढ़ते रह जाते हैं, उनका स्टैटिक पोर्शन इतना इन दो चीज़ों को लेकर, एंशिएंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को लेकर, इतना स्ट्रांग होता ही नहीं है। एंड के टाइम पर वो एक कंपाइलेशन उठा लेते हैं बाजार से, करोल बाग से, कहीं से भी, 50 पेजों के अंदर पूरी की पूरी टेबुलर फॉर्मेट के अंदर एंशिएंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, उससे घंटा कुछ भी नहीं फंसता है। ठीक है, यहाँ से अगर इतने क्वेश्चन आ रखे हैं, और अगर आप इतनी मेहनत अभी इनिशियल लेवल पे अगर आप कर लो, पूरा कंप्लीट इसको करने के बाद, मान लेते हैं राउंड फिगर में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अगर इसमें से 12 क्वेश्चन भी अगर कर सके, आप समझ रहे हो 24 नंबर आपको मिल जाएंगे प्रीलिम्स के अंदर। 24 नंबर, एक एक नंबर से लोगों का मेंस लिखने का सपना टूट जाता है। 24 नंबर का ये मतलब है आप उस साल मेंस पक्का लिख रहे हो। और मैं तो आपके 2 एज लेकर चल रहा हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये तो चल ही रही है, प्लस 2 एज कौन से, इको शुरू से ही स्ट्रॉन्ग करवा के चल रहा हूँ और साइंस भी स्ट्रॉन्ग करवा के चल रहा हूँ। ये लोग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि हमारे फाउंडेशन कोर्स जब शुरू हुआ था, मैं शुरू में बोलता था, ये 4 चीज़ें लोग नहीं छूते हैं। और एक चीज़ तो लोगों के हाथ पड़ता ही नहीं है, हम तो वो भी कर रहे हैं, EVS PMFIS से कम मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको 30 से 32 क्वेश्चन आपको सही करवा कर देगा ये पूरे पेपर के अंदर, जो कि बाकी लोगों को शंका होगी, 2 ऑप्शन में वो कंफ्यूज होंगे। 64 नंबर होता है इसका, 64 नंबर। कट ऑफ तो अब 90 भी नहीं जा रही है, 64 नंबर तो इन्हीं को करके मिल जाएंगे आपको। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टार्टअप की मेहनत करो, 130 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए, कोई ज़रूरत नहीं करंट अफेयर को छूने की बिल्कुल भी। प्रूफ, और इसका प्रूफ दे दूंगा अभी 28 मई को 7 में पेपर खोलूंगा आपके, देख लेना। पेपर हुआ भी नहीं है, बिना करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन को टच करते हुए कट ऑफ को क्लियर करके दिखा दूंगा स्टैटिक के बेसिस पे। 28 मई को होने दो प्रीलिम्स का, गारंटी मेरी, वरना प्रिपरेशन छोड़ दूंगा, फाउंडेशन कोर्स बंद कर दूंगा अगर गलत हुआ तो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।